श्रोतागणों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही हमारे पैनलिस्ट साथी डॉक्टर सुनीलम जी का भी बहुत स्वागत है, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी का भी बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से अब बिहार में चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो वोटर लिस्ट के संशोधन को लेकर और ज्यादा सियासत तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के 11 दलों ने मिलकर चुनाव आयोग की मुलाकात ली और मुलाकात के दौरान बताया कि ये जो 20% मतदाताओं को जानबूझकर वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, उसके बारे में आरोप लगाया है इंडिया गठबंधन के जो साथी संगठन है, गठबंधन है, उन लोगों ने। और इस मुद्दे पर लगभग 3 घंटे तक बहस चली है और इस बैठक के अंदर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी, फिर राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले सहित कई दलों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विशेष तौर पर चुनाव आयोग को इस निर्देश पर भी सवाल उठाए कि जिसमें चुनाव आयोग ने यह कहा है कि पार्टी के सिर्फ अध्यक्षों को मिलने की अनुमति दी जाएगी। अब ये बड़ा अजीब सी बात है कि सिर्फ अध्यक्ष ही मिलेंगे। खैर, इस पर आपत्ति जताई दी गई है और वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण की जो कवायद बिहार में शुरू हो चुकी है, इसे 5 और राज्यों में असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जाना है, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अब इसी पर ही सियासत तेज हो गई है। आज हमारा जो विषय है भाजपा का बिचौलिया बना चुनाव आयोग, अर्थात चुनाव आयोग एक एजेंट का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का मैं तो कहूंगी सरासर दलाली का काम कर रहा है। तो अभी इसी मुद्दे पे हमारी आज की ये जो डिबेट है वो शुरू होने जा रही है। तो अभी हमारे साथ प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी बात यहाँ रखिए। आप वैश्विक विशेषज्ञ हैं दिल्ली से, तो आप अपनी बात रखिए। समय का तकाजा है तो जरा संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद हम आगे आपको दोबारा मौका देंगे। जी, प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी। अनम्यूट कर लीजिए। आप हाँ, अनम्यूट कीजिए। चुनाव आयोग पे जो बात हो रही है, समझता हूँ इस पे बात बहुत पहले ही होनी चाहिए थी। और अभी बंगाल, असम और बाकी राज्यों के लिए भी ये क्या जाना है। ताज्जुब की बात यह है कि बिहार के बारे में भी वो साल भर पहले कम से कम नहीं चेते, और बंगाल और आसाम के बारे में जहां अगले साल के चुनाव होंगे वहां के लिए भी उन्होंने कोई अभी कदम उठाया नहीं है। और इस अगर अफरा तफरी में ये सारी चीजें की जाती हैं तो आप लास्ट मिनट में जो है तमाम नाम कट जाते हैं और वो एक समस्या उत्पन्न करती है। वैसे भी हमने देखा है अभी जो दिल्ली के चुनाव हुए, स्टेट इलेक्शंस जो हुए दिल्ली के, उसमें भी लोगों की आम शिकायत ये थी कि तमाम लोगों के नाम कटे हुए। क्यों कटे ये किसी ने नहीं बताया, पर नाम जब वो वोट डालने गए तो उनके नाम उसमें नहीं थे। ये एक सामान्य समस्या रही है दिल्ली में। पर जिस तरह से आज सारी चीजें होती, ऐसा नहीं है कि वोटर्स लिस्ट का पहले उसमें परिवर्तन नहीं किए जाते थे, उसमें अपडेटेशन नहीं किया जाता था, ये सारी चीजें होती रहती थी। पर कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि वोटर लिस्ट में कहीं कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ियां होती थी, पर इस तरह से मास स्केल पे जिस तरह से अब किए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है। खास करके जिस तरह से महाराष्ट्र में किया गया, हरियाणा के चुनाव में हमें देखने को मिला, और जगह भी जो है कहा यही गया कि वहां भी ऐसा हुआ है, पर उसके बारे में सीधी सीधी बात ज्यादा नहीं हो पाई है। पर उत्तर प्रदेश के भी चुनाव जब लोकसभा के हुए, वहां भी कई जगहों पर ऐसा देखा गया कि एक ही घर में कोई 700-800 वोटर्स है, ये भी हुआ। तो ये सारी समस्याएं जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से चुनाव आयोग एक दबाव में आके काम करता जा रहा है, वो जनतंत्र के लिए किसी भी हालत में एक अच्छा सबक नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग इमरजेंसी के दौरान भी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए, पर उस वक्त भी न किसी राजनीतिक दल ने, न जो सत्ताधारी दल था, उन्होंने किसी तरह से चुनाव आयोग को दबाव में लेने की कोशिश की, ऐसा किसी ने कभी नहीं किया। तो ये जो चीजें हो रही है अनप्रेसिडेंटेड,
और ऐसी अनप्रेसिडेंटेड चीजें जब होती है तो निश्चित रूप से ही लोगों में तमाम शंकाएं होती हैं। चुनाव का जो प्रोसेस है उसमें सही हो रहा है नहीं हो रहा, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, चुनाव का जो तरीका है वो हो रहा है नहीं हो रहा है, ये अपने आप में समस्या है। कल जिस तरह से सारे इंडिया गठबंधन के लोग वहां गए और अपनी बातें उन्होंने रखने की चाहिए, और चुनाव आयोग ने कहा कि हम दूसरे प्रेसिडेंट को अलाउ करेंगे। उनको पता होना चाहिए कि किसी भी संगठन में प्रेसिडेंट सर्वे सर्वा नहीं होता है, बहुत जनरल सेक्रेटरीज होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज होते हैं, उनके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं और वो सारी चीजों को जानते हैं। दूसरी चीज, प्रेसिडेंट्स का काम सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव आयोग से जाके बात करता रहे, क्योंकि चुनाव प्रेसिडेंट जो है उनको बहुत सारे काम होते हैं और नेचुरली प्रेसिडेंट जो है अपनी कोई टीम को भेजते हैं, डेलीगेशन जाती है, उसके हिसाब से उस तरह से बातें होती हैं। तो ये एक नई परंपरा कायम करना जो की कोशिश जो चुनाव आयोग की है, ये भी संदेहास्पद है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ताकि प्रेसिडेंट कभी भी, प्रेसिडेंट के लिए संभव नहीं है कि सारी चीजों को, सारे देश की सारी चीजों को अकेले जाके वहां पर प्रस्तुत कर सके, ये असंभव सी बात है। तो इसलिए हर पहले भी जो जाते थे, डेलीगेशन जाते, हर पार्टी का डेलीगेशन जाता था, वहां जाके बात करता था और बात करने के बाद जो भी होता था, सवाल जवाब जो होते थे उसको बताया जाता था। जिस तरह से चुनाव आयोग जिस तरह से नई नई परंपराएं कायम करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से हमने देखा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कई इंस्टांसेस दिए गए कि वोटर्स लिस्ट कैसे एक ही जगह से बहुत सारे किए गए, और इन सारी चीजों को जिस तरह से पूरे उस पर उसका जो चुनाव पर प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा एक दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है कि चुनाव में पोलिंग होने के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज में अचानक एक सर्ज आ जाता है, और वो एक बहुत बड़ा सर्ज होता है। पहले 1-2%, 3% का सर्ज होता था, फर्क आता था, तो वो सामान्य रूप से मान लिया जाता कि इतने बड़े मुल्क में सारे जगह से एक साथ चीजें आके उसको समझने में समय लगता है। पर एक साथ 7, 10, 11, 12% जब होता है तो निश्चित रूप से ही सवाल उठता है कि 12-13% एक्स्ट्रा वोट कहाँ से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, और उसके बारे में कोई जो है ट्रांसपेरेंट जवाब नहीं मिलता है तो और परेशानी होती है। तो फ्री एंड फेयर पोल जो है इन सारी चीजों से अफेक्टेड होती है। जो पहले इस तरह के, कम से कम पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो है वोटिंग में कहा जाता था वो गड़बड़ियां करती, बहुत सारी चीजें होती थी। पर ये जो वोटर्स लिस्ट में जो है कमों में छोटा मोटा कई बार किया जाता था, ऐसा नहीं है कि कभी होता नहीं था। फिर ये लार्ज स्केल में जिस तरह से हो रहा है, एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2024 में हम लोगों ने देखा कि अचानक सारी खबरें वहां से बंद कर दी जाती है और जो रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट जो काफी ट्रेल कर रहा था, अचानक उसके वोट्स बढ़ जाते हैं। तो इन सारी बातों पर बात होना चाहिए। दूसरा मैं समझता हूँ एक चीज जो होना चाहिए, कल के घटना के बाद भी और पहले भी मैं ये कहता रहा कि कई सवाल जो उठ रहे हैं और उनका समाधान जन आंदोलन से ही है। कहीं ना कहीं हम जन आंदोलन में पिछड़ रहे हैं और हमें इससे पिछड़ने की जरूरत नहीं। जन आंदोलन जब हम करते हैं तो जो अखबारों के बारे में, चैनलों के बारे में शिकायत होती है वो भी सचेत हो जाते हैं, और उसके लिए भी ठीक रहता है कि जन आंदोलन जो है एक इतने बड़े देश में एक अच्छा उपाय है इन चीजों को और सामने लाने। ये और सवाल आएंगे फिर हम फिर आपको बुलाते हैं। प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी, अब हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी भी जुड़ चुके हैं। किसान नेता है, समाजवादी नेता है और इनका अपना राजकीय बहुत लंबा सफर और अनुभव रहा है। तो यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि राहुल गांधी जी ने कहा था महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद कि ये एक तरह का मैच फिक्सिंग हुआ और लोकतंत्र की चोरी का ये ब्लूप्रिंट था, और 5 ही महीने में 5 लाख से ज्यादा वोट कैसे बढ़ गए जो पिछले 5 साल में नहीं बढ़े। तो ये कई सारे आरोप महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद क्लियर कट लगाए गए, इवन उसके सबूत भी दिए गए। और कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अब क्योंकि बिहार के वोट इलेक्शन सामने आ रहे हैं तो बिहार में ही भी ये जो मोदी सरकार की कठपुतली बन गया है जो चुनाव आयोग, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये महाराष्ट्र का पुनर्वर्तन तो नहीं हो जाएगा फिर से? जी डॉक्टर सुनीलम जी, मैं आपकी टिप्पणी। बहुत शुक्रिया। असल में इसमें जो है वो सबसे ज्यादा जानकारी देवराजन जी के पास में होगी, क्योंकि ये जो है
फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से मिलते रहते हैं चुनाव आयोग से। तो चुनाव आयोग के बारे में सही असेसमेंट तो जो है हमारे को देवराजन जी देंगे, जनरल सेक्रेटरी साहब। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बात बार बार कही जा रही है, जिसके फैक्ट्स दिए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में पूरे 5 साल में जितने वोट जुड़े उतने से ज्यादा वोट केवल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में जुड़ गए। ये बात फैक्ट्स के साथ दी गई। ये बात फैक्ट्स के साथ दी गई कि जो नतीजा मतलब जो 5 बजे जो परसेंटेज था और जो परसेंटेज फाइनल हुआ उसमें 7 और 12% का अंतर था। ये वाली बातें साफ तौर पर आई कि जो विपक्ष के तमाम सारा वोट था उसको जो है वो डिलीट करने का काम किया गया। ये वाली बात बहुत साफ तौर पर सामने आई कि तमाम लोग जो 11 वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेकर आए, फिर भी उनको वोट नहीं डालने दिया गया। अलग अलग समय पर फिर 17C को लोड नहीं करने की बात आ गई। ईवीएम की बात तो जो सबसे शुरू से हुई कि बैटरी का जो मसला है कि 99% कोई बैटरी जो है वो डिस्चार्ज मतलब 1% होती है, कोई बैटरी 60% की रहती है। तो कुल मिलाकर के तमाम सारी बातें एक तरीके से जो चोरी है वो इंडिया गठबंधन ने पकड़ ली है। कांग्रेस पार्टी भी उस चोरी को पूरी तरीके से पकड़ चुकी है। लेकिन अब एक स्थिति आ गया है, नई चरण ये है कि अब जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर की जगह पर चुनाव आयोग खुद ही पार्टी बन गया है। तो इंडिया गठबंधन को अब चुनाव जो है वो एनडीए या नीतीश से नहीं लड़ना है, बीजेपी से नहीं लड़ना है, उसे अब चुनाव आयोग से चुनाव लड़ना है। ये मुख्य बात है। और इसके अंदर जो उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन के लोगों ने कि 20% से ज्यादा की हेरा फेरी की बात इसके अंदर हो रही है। तो हम लोग जो है अब सवाल ये है, मेरा जो बात जहां पर खत्म किया था प्रोफेसर शिवाजी सरकार साहब ने, कि ऑपोजिशन कब तक सड़क के ऊपर आने को टालेगा। इसी बिहार में 5 साल पहले तेजस्वी यादव को रात के 12 बजे के बाद में 15 लोगों को गलत सर्टिफिकेट इशू करके हरा दिया गया था। सबसे बड़ी पार्टी उनकी थी, लेकिन जो है वो सरकार भी नहीं बना सके। और आपको मालूम है कि जो है किस तरीके का मैनिपुलेशन हुआ था। तो अब जो है वो दूसरी बात है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ, हरियाणा में भी ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, जनरल इलेक्शन में भी ऐसा हुआ। तो ऑपोजिशन कब तक ये सब देखता रहेगा? और अगर ऑपोजिशन ही सड़कों पर नहीं उतरेगा तो ये ठीक कैसे होगा? क्योंकि एक्सपर्ट्स तो लगातार चैलेंज देने का काम करते रहते हैं, लेकिन उसको के ऊपर कोई कार्रवाई चुनाव आयोग करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब कि जो नॉमिनेशन की प्रोसेस है उस नॉमिनेशन की प्रोसेस को ही बदलने का काम कर दिया, तो वही प्रोसेस गड़बड़ हो गई, जिसमें ये बात तय हो गई कि चुनाव आयोग का जो भी आयुक्त बनेगा वो सरकार का पिट्ठू ही होगा। तो फिर हमें ये अपेक्षा करना कि वो जो है निष्पक्षता से चुनाव कराएगा, ये हम लोगों की नादानी की बात है। तो हमारे लिए तो हर समय का, जितनी बार हमने ये शो किया या मैं किसी भी चैनल के ऊपर गया, तो मुझे तो ये बात आज तक समझ में नहीं आ पाई है कि आंदोलन करने से क्यों डरते हैं। और आंदोलन एक सिंपल आंदोलन है। सिंपल आंदोलन ये है कि अभी उस दिन की बात थी जिस दिन गई पार्टियां गई और उनके कुछ बड़े बड़े नेताओं को, जयराम रमेश जैसे नेता को भी बाहर बैठा के रख दिया, है ना। और मतलब कोई संख्या का ऐसा कौन सा हो गया भाई? हम लोग जो है प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के यहाँ जाते रहते हैं, लिस्ट जो है जो होती है उससे 2-4 लोग छूट जाते हैं तो बाद में उनको बुला लिया जाता है। क्या होता है मतलब? लेकिन इसके बावजूद अगर बेइज्जत कर रहे थे तो एक ही काम करना था इन नेताओं को, ये नेताओं को अंदर ही चुनाव आयोग के बैठ जाना था और अंदर से ही जो है प्रेस वालों को कहना था कि भाई अब हम तो अंदर बैठे हैं, अब बाहर से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, इसका अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। जब तक ये नोटिफिकेशन जो इनका नया आया है जब तक ये रद्द नहीं होगा तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अपने आप देश में माहौल बन जाता, अपने आप जो है दबाव पड़ जाता, अपने आप रास्ता निकालने के लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार मजबूर हो जाती।
लेकिन आंदोलन का रास्ता अपोजिशन अपनाने को तैयार नहीं है। उसका क्या कारण है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि देवराजन जी उस कारण को हम लोगों को बताने का काम वो जरूर करेंगे। मेरा कहना ये है कि चुनाव आयोग कठपुतली बन चुका है और कम से कम अब हम लोगों को असल में एक ही से उम्मीद बची है, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद हमारी ये है, सीजेआई साहब जो हैं अब वो ये देख रहे हैं कि सीधे सीधे चुनाव को एक तरीके से, जैसे पहले बूथ लूटे जाते थे, ऐसे ही चुनाव को लूटने की तैयारी है। तो फिर उसको रोकेगा कौन? सीजेआई साहब के पास ही चले जाए भाई, इंडिया गठबंधन चले जाए, या हम लोग जो है पूरे देश से लिखना शुरू करें, 10-20 लाख जो है वो भेजे जाएं, ईमेल भेजे जाएं और इस कैंपेन को चलाया जाए कि भाई सब लोग भेजो, सीजेआई से कहो कि वो इसके अंदर इंटरवीन करने का काम करें। और इंटरवेंशन केवल हम कोई अपने लिए नहीं चाहते, हम केवल फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, जो कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। और अगर वो नहीं करा रहा है तो फिर वो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है कि वो इसको अपने हाथ के अंदर ले और मॉनिटरिंग करने का काम करे। तमाम देशों के अंदर ऐसा हुआ है कि जब चुनाव की घपलेबाजी की शिकायतें आती हैं तो वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनाव को मॉनिटर करने का काम करता है। हम कोई अभी अंतरराष्ट्रीय मॉनिटर्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन राष्ट्रीय मॉनिटर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सब कुछ मतलब ये है कि आप होते हुए जो आपने बिहार में देखा, यूपी में देखा, महाराष्ट्र में देखा, हरियाणा में देखा, वही आप बिहार में फिर देखना चाहते हो तो आप देखते रहो। जी, शुक्रिया आपका सर इतना ही समय देने के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम जी। आपने बहुत ही मतलब सटीक बात करी है कि अब आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक हम लोग देखते रहेंगे? हमने हरियाणा देख लिया, यूपी देख लिया, उसके बाद अब महाराष्ट्र देख लिया, और क्या बिहार भी देखेंगे? क्या सब कुछ लुट जाएगा? फिर कहेंगे सर पकड़ के बैठेंगे। तो आपने बहुत सही बात की है कि आंदोलन तो करना ही पड़ेगा, और आंदोलन क्यों नहीं कर रहे ये बात भी सही है। और आपकी एक बात मुझे और अच्छी लगी कि कुछ नहीं तो कम से कम 10, 15, 25 लाख लोग चुनाव आयोग को इस बात को रखे। और मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ सब कुछ छोड़ दीजिए, ईवीएम को ही मुद्दा बना लीजिए। मैं खुद ये समझती और चाहती भी हूँ कि क्यों ईवीएम को मुख्य मुद्दा नहीं बनाया जाता है। पूरे देश के हर कोने कोने से ईवीएम को मुद्दा बना के अगर निकले तो शायद कुछ और भी रास्ता निकल सकता है। तो जैसा कि अब हमारे साथ जी देवराजन जी जुड़े हुए एआईएफबी से, और आपने सारी चर्चा भी सुनी है, तो आप उसे मैं अनुरोध करती हूँ देवराजन जी से कि आप इस बारे में अपनी बात रखिएगा। जी देवराजन जी, सबको नमस्कार। डॉक्टर सुनीलम जी जो बात रखे हैं, उन्होंने 3-4 बात हम सभी लोगों का आंख खोलने की बात ही रखी। एक है, अभी हमारे देश की जो अपोजिशन पार्टीज है वो अभी इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ती और दूसरे रूलिंग क्लास से नहीं। ये तो बहुत दिन से हम लोग देख रहे थे, आज से नहीं है। सुनीलम जी को और शिवाजी साहब को भी याद जरूर होगा, मध्य प्रदेश में एक चुनाव के समय वहां पर उत्तर प्रदेश की चुनाव में इस्तेमाल किए हुए मशीन वहां पर लेके गया। उस समय चुनाव के नतीजा आने के समय जो मशीन की रैंडम चेकिंग हो रहे थे, उस समय उसमें वोट भरा हुआ मशीन था, उस पर ये डिलीट नहीं हुआ। तो वहां पर रैंडम चेकिंग के समय आपका मीडिया लोग भी थे, कैमरा लोग भी थे। कैमरा लोगों ने उसको रिकॉर्ड किया। तब वहां की डीएम साहिबा ने, एक महिला थी, उन्होंने मीडिया लोगों को थ्रेटन किया, ये जो रिकॉर्डिंग आपने किया है अगर रिलीज करेगा तो आपका हम जेल में भेज देंगे, ऐसा करके उसको एक। उस समय हम पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को ये पूरे वीडियो के साथ कंप्लेन किया। तब इलेक्शन कमीशन ने ये बात किया, रिप्लाई दिया था उस समय, एक उत्तर प्रदेश की चुनाव में यूज किया हुआ मशीन है, वहां पर भेजा था। लेकिन एक स्टेट में यूज किया हुआ मशीन कम से कम 1 साल उसी स्टेट में रहना है, इसलिए है कोई भी इलेक्शन केस अगर होगा तो मशीन को कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए ये मशीन को आपको वो जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसका मतलब यही है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको लेकर के बहुत चर्चे हुए। तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने आपका वीपी हाउस में, उत्तल भाई पटेल हाउस दिल्ली में एक हैकाथॉन का अरेंजमेंट किया था। हैकाथॉन का मतलब यही था, सभी पार्टियों ने उस समय पर्टिकुलरली
पहले बीजेपी कंप्लेन करते थे, बीजेपी सत्ता में आने के बाद बीजेपी मशीन के पक्ष में आ गया। और मिस्टर रावू बोल करके एक आदमी मशीन के खिलाफ किताब लिखा था, उनको भी बीजेपी ने परचेज कर दिया, इसलिए उन्होंने बीजेपी के लिए आर्गुमेंट करने के लिए हैकाथॉन का मीटिंग में आए थे। मैं उस मीटिंग में अटेंड किया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट था, 2 बार वहां पर हैकाथॉन करवाया। तो उस समय मेरा याद है बहुत सारे मशीन ऐसे खड़ा कर दिया बाहर में। खड़ा करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर आप लोग इसको अगर हैक करके दिखाइए, हमारा मशीन फुल प्रूफ है, उसमें कोई गलती नहीं कर पाएंगे, ये स्टैंड एलोन मशीन है, इसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इसमें। और इस मशीन जब स्टोर रूम से निकालकर बूथ में जाकर के फिर वापस स्टोर रूम में आने तक इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्त किया हुआ ऑफिसर लोग का हाथ छोड़ करके दूसरा किसी के हाथ में नहीं जाता, इसलिए हैक करने का कोई चांस ही नहीं। उन्होंने कहा आप लोग दिखाइए हम लोगों को कैसे आप लोग हैक करेंगे। उस समय कुछ इंजीनियर लोग भी हमारे साथ थे, हम लोगों का ऑपोजिशन पार्टियों के साथ थे। उन्होंने मशीन हाथ से लेने शुरू किया, कमीशन ने मना किया। कमीशन बोला अब हाथ में मत लेना, अब दूर से उसको कैसे करेंगे। तो दूर से हम मंत्र बोल करके उसको कैसे हैकिंग करेंगे, इसमें तो कुछ ना कुछ तो करने के लिए तो इलेक्शन कमीशन ने मना किया। उसके बाद फिर कंप्लेन शुरू हो गया, दोबारा भी एक हैकाथॉन, एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट किया था। आज तक ईवीएम मशीन के ऊपर कितना भी डाउट जो चारों जगह से आते हैं, कभी बैटरी की डाउट आती है, कभी वीवीपैट मशीन काम नहीं करते हैं, कभी आपका 10-15 वोट होने के बाद उल्टा हो जाती है। और ये सुनीलम जी जो कहा है, वोट होने के बाद 2 महीने के बाद जब रिजल्ट निकलने के लिए मशीन बाहर लेते हैं, तब भी बैटरी का 99.9% चार्ज रहती है। ये सभी मुद्दे लेकर के बहुत बड़े डाउट सभी के मन में है। लेकिन एक इलेक्शन का एक फ्री फेयर इलेक्शन के लिए ये सभी बहुत बड़ा कदम है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इलेक्शन कमीशन को भी ये भी सोचना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर द रियल स्टेक होल्डर्स। तो डेमोक्रेसी में उनका भी एक रोल होता है, वो भी लोगों के साथ मिलते हैं। और बीएलए बोलिए, बूथ एजेंट बोलिए, सभी तो पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदा है, वो तो ग्राउंड में काम करते हैं, इसलिए उनका तजुर्बा ज्यादा है। आप लोग ऐसी कमरे में बैठ के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जो बोलेगा उसको लेकर के जो आप बात सुनेगा, उससे अच्छा जो बूथ में बैठने वाले लोग जानते हैं। और करीब 50 से ज्यादा हमारे जो बूथ होते हैं, वहां पर बूथ में जाने के बाद आपको देखेगा एक कागज की एक टुकड़ा से आपका कवर किया हुआ मशीन रखा हुआ है, वहां पर लाइट भी ठीक से नहीं होता है, पीछे से भी हो सामने से भी हो, लाइट भी ठीक से नहीं होता है। कभी प्राइमरी स्कूल में, कभी एलपी स्कूल का कोने में आपका बूथ होते हैं, वहां पर कुछ भी जी आपको थोड़ा बीच में टोकते हुए, क्योंकि मैं फिर आती हूँ आपके पास। अभी हमारे साथ निशिकांता महापात्रा जी जुड़ चुके हैं और समय का थोड़ा तकाजा है, तो मैं निशिकांत जी से बात करना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, आपकी क्या राय है आज के विषय पर, भारतीय जनता पार्टी का बिचौलिया बना चुनाव आयोग। इसमें कोई दो राह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का बिचौलिया क्या, एक एक्सटेंशन विंग के तहत अभी इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से चाहे डेट फिक्सिंग हो, अब देखो 1 नेशन 1 वोट की बात करने वाले, वोटिंग के बात करने वाले चुनाव आयोग एक छोटा सा राज्य में भी 3 पर्याय में वोट करवाता है, 4 पर्याय में वोट करवाता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो उसका लॉजिक तो किसी को मतलब मिलेगा नहीं कि भाई अगर आप सारा देश में एक दिन में एक बार में चुनाव करने का सोच रही हो, तो आप एक राज्य में मतलब जब चाहे छोटा राज्य हो उसमें 3 बार में कैसे क्यों चुनाव करते हो। और पूरा टाइमिंग ऐसे रहता है जैसे मोदी जी का कैंपेन को लेके जिस तरह से मतलब पता चलता है कि जैसे चुनाव आयोग ने ही भारतीय जनता पार्टी ने डेट फिक्स किया है, वो पहला बिंदु था, सब लोगों ने उसको देखा। दूसरा जब आया कि भाई वोटर लिस्ट में अचानक बढ़ोतरी कि लोकसभा चुनाव में जितना वोटर्स थे, विधानसभा चुनाव में क्रिटिकल जो आपका असेंबली एरिया है वहां पे ज्यादा वोट
जुट जाना। और हमने तो दिल्ली में बकायदा चुनाव से पहले दिखाया था किस तरह से एक एक एड्रेस में 100, 150, 500 लोगों का नाम भी जुड़ गया था। और मतलब चाहे मंत्री हो, एमएलए हो, केंद्र मंत्री जो साउथ से आता है, उनका घर में भी 40-50 वोटर का नाम जुड़ गया था। ये हमने बकायदा रिसर्च करके प्रेस मीट करके दिखाया था। तब भी चुनाव आयोग मतलब जो वोटर जब बढ़ाना होता है बढ़ाता है, और जहां पे काटना होता है उसका भी तरीका हम अभी देख रहे हैं। बिहार में चुनाव आयोग बिहार में एक समरी लिस्ट निकला, वोटर लिस्ट, और कभी भी पिछले 1 महीने मतलब 1-2 महीने तक कभी भी ये बात नहीं आया कि अब हमको एक इंटेंसिव सर्च करना है और लिस्ट को पूरी तरह तैयार करना है। जैसे बहुत सारे जो जानने वाले हैं बता रहे थे कि ये लगभग इम्पॉसिबल है बिहार जैसा राज्य में 1 महीने में पर्चा बांटना और सबसे प्रूफ कलेक्शन करना। और जिस तरह के जो डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट दिया गया है, उसे तो एक बात पता चलता है कि गरीब आदमी, अल्पसंख्यक आदमी, SC ST आदमी, OBC आदमी, पिछड़ा आदमी, गांव का आदमी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा। भाई मेरा बात सर्टिफिकेट जो गरीब है, जो पढ़ाई नहीं किया है, जो मजदूरी करता है, जो दूसरे स्टेट में जाके काम करता आ जाता है, उसको आप मांग रहे हो कि 10th पास सर्टिफिकेट दो। आप उसको मांग रहे हो कि अपना पिताजी और माताजी दोनों का बार्थ सर्टिफिकेट दो। तो ये तो जिस तरह से चुनाव आयोग के थ्रू वोटर लिस्ट संशोधन नहीं, NRC को लागू करने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे, वो और भी खतरनाक बन जाता है। और जैसे सारे पैनलिस्ट संदर्भ में रखे कि भाई इस पर कोई अभी डाउट नहीं है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में आ चुका है। जिस तरह से इन लोगों ने नया नया स्कीम लाते हैं, एक तरफ वहां इलेक्टोरल बॉन्ड लाए पूरा काला धन को अपने पास करने के लिए, उसका बाद चुनाव आयोग को इस्तेमाल किए कि वोटर लिस्ट को अपने तरीका से बनाने के लिए। और चुनाव आयोग का रवैया देखो, मुझे तो पता है पहले चुनाव आयोग काफी सारे प्रेस मीट करते थे, काफी सारे लोक संपर्क अभियान करते थे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाते थे, बैठते थे। लेकिन मोदी के आने के बाद चुनाव आयोग को पहले से कि भाई प्रेस मीट करना तो छोड़ो, सारे पॉलिटिकल पार्टी को बुलाना तो छोड़ो। जब पॉलिटिकल पार्टी उसके द्वार में पहुंचते हैं, बोलता है मैं सिर्फ लीडर से बात करूंगा। और सारे लोग कौन? सारे लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लीडर से। और आप इस तरह का घिनौना, इस तरह का नीच जो काम चुनाव आयोग किया, उससे तो एक चीज सारा देश में स्पष्ट, वेरी गुड, कि जनता चुनाव आयोग को लेकर कोई दो राह में नहीं है। जनता ये जान चुका है कि ये चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक टीम है और भारतीय जनता पार्टी का साथ साठगांठ में काम कर रहा है। इसमें आज किसी को भी पूछ लो, ठीक, ये इस पर कोई डाउट नहीं है रत्ना जी। तो ये जो सहमति है सारे पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑपोजिशन का, इंटेलेक्चुअल्स का, पत्रकारों का, बुद्धिजीवी का, एक इस देश में एक सहमति इस पर है कि आज का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक दफ्तर बन चुका है। बिल्कुल सही बात है। तो निशिकांत जी, मैं आपको जरा टोकना चाहती हूँ। हमारे जाते जाते हम टिप्पणी ले लें आनंद प्रकाश तिवारी जी से, जो हमारे साथ बैठे हैं। तो मैं फिर अगर लगा तो फिर मिलते हैं, इसी विषय को दोबारा से भी ले सकते हैं। जी आनंद प्रकाश जी, आपकी टिप्पणी संक्षिप्त में दे दीजिए, कंक्लूड कर दीजिए। जी, सच तो ये है कि चुनाव आयोग क्या है, पूरी की पूरी सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं को
ये भारतीय जनता पार्टी संदिग्धता के दायरे में लाके खड़ी कर दे रही है, सबको संदेहास्पद बना दे रही है और सबका सम्मान इतना क्षरित कर दे रही है कि इन सब से विश्वास उठ जाए, ताकि अंततः पूरे संविधान से ही विश्वास हटा देने का काम कर रही है। उसमें लोकतंत्र का जो बुनियादी संगठन है, जिसके बल पर लोकतंत्र खड़ा होता है और दुनिया के पैमाने पर हमारा भारत एक विशिष्ट लोकतंत्र और सम्मानजनक स्थान प्राप्त करता है, आज दुनिया के संसदों में हमारी चर्चा हो रही है, हमारे जनतंत्र की चर्चा हो रही है। उसके लिए सबसे ज्यादा घिनौना अगर कोई स्वरूप है तो हमारा चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग पर बार बार वो टिप्पणी होती है, उसके पीछे कारण है कि चुनाव आयोग में जो भी नियुक्तियां होती हैं, जब वहीं पर पूरी पूरी दाल काली हो गई और प्रधानमंत्री जी अपने एक सहयोगी अब अपने कार्यकर्ता के माध्यम से 2-1 का वहां बहुमत हो गया और अपोजिशन के नेता की बात नहीं सुनी गई। अपोजिशन का नेता अपना विरोध करके बाहर निकल आया और उसके बावजूद भी उन्होंने नियुक्ति कर दिया। तो उसी दिन स्पष्ट हो गया कि यह चुनाव आयोग क्या करेगा। चुनाव आयोग में ये बिचौलिया शब्द तो बहुत सम्मानित शब्द है, बहुत सम्मानित शब्द है उन संदर्भों में। सच तो यह है कि आज की तारीख में हमारा चुनाव आयोग अंधा दलाल बन के रह गया है इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। और उसका स्पष्ट स्वरूप हुआ कि जो भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले सारे राजनीतिक दलों को केंद्रीय स्तर से लेकर के और ये जिले तक में या ये विधानसभा लोकसभा स्तर पर ये सबको कोऑर्डिनेट किया जाता है और सबकी राय ली जाती है। और ये जरूरी है कि सारे राजनीतिक दलों के वो कार्यकर्ताओं को आप उसका सूचित कीजिए। तो वह तो काम आप करते नहीं हो। और जब सारे राजनीतिक दल आपके यहाँ जाते हैं तो आप उनको बताते हो कि खाली अध्यक्ष आएगा। अरे अध्यक्ष के पास और कोई काम नहीं है। और खासकर पार्टियों में तो हमारा तो अध्यक्ष होता ही नहीं है। हमारे यहाँ सबसे सुप्रीम जनरल सेक्रेटरी होता है। या पार्टियों में सबका कार्य विभाजन होता है, कौन कार्यकर्ता क्या देखेगा, कैसे देखेगा। तो ऐसी हालत में चुनाव आयोग बिल्कुल अंधे तरीके से और खास करके बिहार में तमाम माने हद तक जाकर के बदमस्ती फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि ये फीचर पकड़ लिया गया कि आप 20% वोट आप वहां बढ़ा दिए। अब उसको करने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो मोदी जी के साथ एक नरेशन बन गया है कि मोदी जी 50 लाख वोट अपने साथ लेकर के घूमते हैं, अपना जाते हैं और उन 50 लाख वोटों को उन तमाम विधानसभाओं में एडजस्ट किया जाता है। तो वह संख्या एकाएक अब चूंकि बढ़ गई महाराष्ट्र में तो वहां पकड़ लिया गया। तो अब उसके लिए क्या है कि इनके वो फर्जी वोटर जितने जोड़े जाएं उतने वोटर वहां चूंकि काट दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, तो उतना बैलेंस हो जाएगा। अब फल क्या है उनके यहाँ कि जो भी ऐसे संदिग्ध वोट हैं जिनका वोट भारतीय जनता पार्टी को न मिलने की गुंजाइश हो, उनको एक झटके में डिलीट कर दीजिए ताकि उसका बैलेंस बना रहे। और उसके लिए इन्होंने जिस तरीके से वहां पर जो ये परीक्षण हुआ है, मतदाता सूची में सतत निरंतर उसका पुनरीक्षण होता रहता है और उसमें संशोधन होता रहता है। लेकिन आपने 1 महीने का आपने समय उसमें निश्चित कर दिया कि इसमें हम व्यापक पैमाने पर हम इसका पुनरीक्षण करेंगे। तो यह व्यापक पैमाना जाहिर सी बात है कि धांधली का है। और ये जानते हैं कि बिहार में या पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती है अगर वो छल छल न करे। जनता उनके खिलाफ है। फल ये होता है कि आपका प्रधानमंत्री की स्थिति विश्वसनीयता तो यह है कि आज की तारीख में वो न तो देश में कहीं बोल पाने की स्थिति में है, न ही एक कहीं विदेश में वो बोल पाने की स्थिति में है। विदेशी मंचों पर भी, सम्मानित मंचों पर जिन विदेशों का नेता हुआ करता था भारत, आज इनको मंच से धकिया करके नीचे उतार दिया जाता है। तो वो प्रतिष्ठा भारत की नहीं जा रही है। भारत का ऐसा आदमी वहां प्रतिनिधित्व करता है जो देश का प्रतिनिधित्व करता ही नहीं है, अपने चंद कारपोरेट मित्रों की दलाली वो कर रहा है और उस सरकार की दलाली कर रहा है चुनाव आयोग, जो निहायत घृणित है। और इसका इलाज तो केवल यही है कि अगर चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं करता है तो अब इसके बाद जो अगली कड़ी होगी, शायद जिस तरीके से इनको सम्मान नहीं मिल पाएगा और ये
नहीं कि चुनाव आयोग को भी ये जनता अपमानित करने का काम करेगी, और इसमें जो भी लोग काम करते हैं अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, और ये निश्चित रूप से बिहार इसका लिटमस टेस्ट बनने जा रहा है, और वहां पर जरूर जरूर और जरूर जनता निकल के सामने आएगी और इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। जी रत्ना जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी नहीं अभी एक बहुत छोटा सा हुआ है कि हम चुनाव आयोग के पास बार बार जाते हैं, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि जो वोटर स्लिप है और जो बैलेट मशीन है उसकी काउंटिंग साथ साथ की जाए। जी देवराज जी शायद बता सकते हैं इसके बारे में। ये मुद्दा उठा हुआ है, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था, और इसीलिए फिर वो वीवीपैट लेके आए। और रत्ना जी चल रहा है धांधली है। कुछ भी नहीं, आपका वीवीपैट का जो स्लिप है, वीवीपैट का जो स्लिप है, सटीक आदमी है, काउंटिंग भी करना वो भी बताया था, लेकिन सुनता नहीं। तो एक्चुअली और तो बैलेट पेपर सिस्टम भी आंदोलन के बिना नहीं सुनेंगे, मैं समझता हूँ आंदोलन बहुत जरूरी है। सही बात, आंदोलन तो करना ही पड़ेगा। किस प्रकार इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट किया है, किस प्रकार इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया हुआ है,